और इस पर बात करने के लिए तमाम खास मेहमान जो इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा दूं। हमारे सहयोगी हैं मोहित राज दुबे, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर जी, डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। हम चर्चा करेंगे कि जाकिर नाइक के निमंत्रण को लेकर आखिर क्या मंशा है, क्या मैसेज है, क्या कुछ चल रहा है। लेकिन सबसे पहले आप ये समझिए कि भड़काऊ और भगोड़े जाकिर पर आखिर कौन कौन से मामले दर्ज हैं। मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवाद को बढ़ावा, टेरर फंडिंग, धर्मांतरण, हेट स्पीच, ये तमाम ऐसे मामले हैं जो जाकिर नाइक पर इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज है और इसीलिए वो यहां से भागा हुआ है। जरा ये भी समझिए, 2016 में जाकिर की संस्था पर प्रतिबंध लगा था। 2016 में भारत छोड़कर मलेशिया भाग गया था जाकिर नाइक। 2017 में जाकिर को भगोड़ा घोषित किया गया था और उसी भगोड़े को अब निमंत्रण दिया जा रहा है। आखिर इसके पीछे क्या मैसेज छुपा हुआ है, क्या मंशा छुपी हुई है, ये समझना होगा। सबसे पहले मैं अपने सहयोगी मोहित का रुख करती हूँ। मोहित, क्या मैसेज, क्या मंशा समझी जाए भगोड़े, भड़काऊ और तमाम ऐसे मामलों में जो है वो वांटेड चल रहा है, उसको इस तरीके से आज एक गेस्ट बुलाया जाना क्या दर्शाता है? देखिए, बिल्कुल दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन फुटबॉल विश्व कप का होता है और ऐसे मौके पर कतर ने जिस तरीके से जाकिर नाइक को बुलाया है उससे सीधे तौर पर यह साबित हो जाता है कि हिंदुस्तान के खिलाफ कहीं ना कहीं साजिश कतर के भीतर रची जा रही है। पहली बात। दूसरी बात आपको बता दें कि कतर एक ऐसा देश है जो पाकिस्तान समर्थक देशों में से एक माना जाता है और ऐसे में आपको बता दें कि जाकिर नाइक जब कतर अब पहुंच चुका है और कतर में कई धार्मिक आयोजनों में वो भाग लेगा। जिस तरीके से हिंदुस्तान के भीतर वो धार्मिक कट्टरपंथ फैलाने का काम कर रहा था, घृणा फैलाने का काम कर रहा था, मनी लॉन्ड्रिंग में जिस तरीके से डायरेक्ट रूप में वो शामिल था, और वो भगोड़ा जो मलेशिया में था, मलेशिया के बाद अब वो दोहा पहुंच चुका है और दोहा में आपको बता दें कि विश्व कप में शिरकत तो करेगा ही करेगा, लेकिन इसके अलावा वो कई धार्मिक आयोजनों में जब भाग लेगा, जब वहां पे भाषण देगा, तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से हिंदुस्तान के भीतर उसने जहर उगलने का काम किया, वही काम वो अब कतर में दिखाई देगा। आपको बता दें कि हमारे पूर्व नौसेना के जो अधिकारी थे, पूर्व नौसेना के अधिकारी अभी भी कतर के भीतर है। अब तक कतर ने उनको रिहा नहीं किया और ऐसे में जाकिर नाइक को बुला के उसने कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को भड़काने का काम किया है। जी बिल्कुल। अनुज माथुर जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। सर, सीधी सी बात है, शांति का पाठ तो पढ़ेगा नहीं। किस तरीके से उसने 2016 से पहले और उसके बाद में भी भारत के खिलाफ अपनी मंशा, अपने मंसूबों को दिखाया है, लोगों को भड़काया है, जहर उगला है और कतर में उसी जाकिर नाइक को बुलाया जाता है पूरे सम्मान के साथ और उसको शिरकत करने के लिए तमाम कार्यक्रम में जगह दी जाती है। जाहिर है कि कतर ने ये अपना फेस दिखा दिया है कि वो क्या कर रहा है। मैं आपको थोड़ा सा इतिहास में ले जाने की कोशिश करूंगा कि जाकिर नाइक, हमको ये जानना पड़ेगा कि जाकिर नाइक है क्या इनकी मानसिकता रही है और क्या ये 1990 के दशक में अचानक से लाइमलाइट में आए थे जब इन्होंने इस प्रकार की स्पीचेस देनी शुरू कर दी थी और इन्होंने इस्लामिक रिसर्च फाउंडेशन करके एक ऑर्गेनाइजेशन खोला था जिसके बारे में आपने अभी बताया कि उसको 2016 में इसको बैन कर दिया गया था। इसको 2016 में न केवल भारतवर्ष में ये बैन हुए थे, इनके चैनल्स को बांग्लादेश का ब्लास्ट के बाद वहां बैन कर दिया गया था और जब ये मलेशिया चले गए तो मलेशिया में भी इन्होंने हिंदू और चाइनीज के बीच में घृणा फैलाने के लिए स्पीचेस देना शुरू कर दिया था। तो मलेशिया में भी 2020 के बाद से इनके ऊपर बैन लगा हुआ है किसी भी प्रकार की तकरीर करने का, किसी भी प्रकार के भाषण देने का। तो आप ये समझ लें कि जो वह व्यक्ति जिसपे न केवल एक हिंदू इंडिया ने, जिसका कि वो रहने वाला है, उन्होंने इसके ऊपर बैन लगाया है, बल्कि 2 इस्लामिक नेशंस ने भी इसके ऊपर बैन लगा रखा है क्योंकि वो इस बात को समझते हैं कि ये जिस प्रकार की स्पीचेस दिया करते हैं डॉक्टर जाकिर नाइक, वो देश के सुरक्षा के हित में नहीं है, चाहे वो कोई भी राष्ट्र हो, हिंदू राष्ट्र हो, इस्लामिक राष्ट्र हो, क्रिश्चियन राष्ट्र हो। तो ये बात बिल्कुल क्लियर है। इसमें जो कनेक्ट है, वो मेरा जो मानना है वो ये है कि 2 वजह है इसकी, मैं एक एक करके बताऊंगा। पहली वजह तो ये है उसकी कि कतर एक वो राष्ट्र था जब एक पूर्व बीजेपी लीडर का एक जो स्पीच थी उनकी, जो कंट्रोवर्सी में आ गई थी, उस कंट्रोवर्शियल स्पीच के बाद नूपुर शर्मा की, उसके बाद कतर एक राज्य ऐसा था
जिन्होंने जिन्होंने भारत के राजदूत को सम्मान किया, उनको कहा कि ये अनएक्सेप्टेबल है, ये है, वो है, तो सबसे ज्यादा जो उसका विरोध भारत के बाहर हुआ था वो कतर ने किया था। उसकी वजह मैं बताता हूं कि उसकी वजह मेरे हिसाब से ये है कि जो दुनिया का जो इस्लामिक दुनिया है उस पे राज करने के लिए कुछ ग्रुप्स कार्यरत हैं। एक इस्लामिक एक सऊदी वहाबिज्म है और एक कतरी वहाबिज्म है, और ये कतरी वहाबिज्म और सऊदी वहाबिज्म इन लोगों में एक दूसरे को मुझे लगता है कि ऊंचा नीचा दिखाने की लगातार वो लगी रहती है। जाकिर नाइक का प्लस पॉइंट है कि वो बोलते बहुत कन्विंसिंग तरीके से हैं, तो वो जो बोलेंगे वो लोगों को समझ में आने की संभावना है। फुटबॉल जैसा कि मोहित ने बताया, समझ में आने के साथ साथ, माफी चाहूंगी सर, थोड़ा सा रोक रही हूँ, समझ में आने के साथ साथ लोगों को भड़काने की भी संभावना उसमें रहती है, जैसा कि इससे पहले हमने देखा है। बिल्कुल 100% उनका मकसद ही ये है कि उनका मकसद है कि किसी तरीके से लोगों को भड़काया जाए, और ये जो भड़काऊ भाषण ये देते थे, ये तमाम भाषण इस प्रकार से होते थे कि वो किसी तरह से भारतवर्ष में अराजकता और डिस्टरबेंस को फैला सकें, उनका मानना। अब देखिए, मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। ये वही जाकिर नाइक है जिसने जब एक मंदिर में पाकिस्तान में बॉम्बार्डमेंट होता है, ब्लास्ट होता है, तो वो इसको जस्टिफाई करते हैं कि ये किसी भी इस्लामिक कंट्री में मंदिर के ऊपर इस प्रकार का हमला होना जायज है। उसके अलावा इन्होंने सुसाइड बॉम्बिंग को एक प्लेटफॉर्म पे सुसाइड बॉम्बिंग को इन्होंने जस्टिफाई किया है कि भाई अगर किसी को, हाँ, तो ये बात आप तमाम देखेंगे तो प्लेटफॉर्म आप देखिए, जैसा मोहित बता रहे थे कि फीफा वर्ल्ड कप फुटबॉल दुनिया का सबसे पॉपुलर गेम है। कि ऐसी मानसिकता वाले व्यक्ति को, जहर घोलने वाले व्यक्ति को, आतंकवाद का समर्थन करने वाले व्यक्ति को अगर एक मंच दिया जाता है तो जाहिर है कि उससे मंशा कतर की भी झलकती है कि उसकी मंशा क्या है। बहुत धन्यवाद सर आपका, माफी चाहती हूँ सर, समय इतना ही था। मोहित